सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम करने वाले हैं स्क्रीनिंग स्पेशल सीरीज़ में, ये हमारी 8वीं वीडियो है जिसमें 351 से लेकर 400 तक के क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन सीरीज़ के साथ चलिए ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज नोन एज। देखिए, एक रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं का पूरा एक गुच्छा है, पूरा एक समूह है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार के बारे में बताता है या व्यवहार को प्रभावित करता है। वो क्या हो जाएगा? पर्सनालिटी। जैसे पहले टाइम में किसी ने अगर अच्छा पहन लिया तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है ना, सिर्फ अच्छा पहनना ही नहीं, बोलने चालने का ढंग, चलने का ढंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पर्सनालिटी में आ जाती है। बंदे में कितना पेशेंस है, वो कितने अच्छे से दूसरों के साथ बात करता है, उसकी जो टोन है उसमें वो कितने अच्छे से, उसकी टोन है वो कितने अच्छे से बात कर पा रहा है दूसरे से, ठीक है, ज़्यादा ऊंची टोन ना हो, ऊंची आवाज़ में वो ना बात करता हो, ये सारा कुछ पर्सनालिटी में आ जाता है। तो यहाँ पे रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? पर्सनालिटी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है गिफन पैराडॉक्स अकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज। गिफन का जो पैराडॉक्स है, गिफन का जो विरोधाभास है, कब होता है? जब इनकम इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, इनकम इफेक्ट हो नेगेटिव हो और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से वो ज़्यादा हो। एमबीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखिए, परचेज फर्नीचर किया वो भी कैश में, एंट्री करी फर्नीचर टू कैश अकाउंट, दोनों ही रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स को इम्पोज किया इंडिया में? तो सर जेम्स विल्सन ने किया, और कब किया? 1860 में किया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, सर जेम्स विल्सन ने कौन से ईयर में इनकम टैक्स को इम्पोज किया इंडिया में? 1860 में किया। या 1860 में किसने इनकम टैक्स इम्पोज किया इंडिया में? सर जेम्स विल्सन ने किया। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि किसने कब किया, और अलग अलग से भी इसको पूछा जा सकता है। सर जेम्स विल्सन ने 1860 में इनकम टैक्स को इम्पोज किया। नेक्स्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा हमारा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दोनों इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये सारा कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। नेक्स्ट है, ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन MR इज इक्वल टू MC। परफेक्टली पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है वहाँ पे संतुलन में कब होती है कंपनी, ये फर्म? जब MR इज इक्वल टू MC हो, सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फोर्सेज इन पोर्टर्स 5 फोर्सेज मॉडल, यानी कि 5 फोर्सेज मॉडल किसने दिया? पोर्टर ने दिया। अच्छा, जो 5 फोर्सेज है वो 5 फोर्सेज कौन सी हो सकती हैं? तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, सप्लायर और बायर इन दोनों की बार्गेनिंग पावर, ठीक है, ये भी दोनों फोर्स हो सकते हैं। और थर्ड है इंडस्ट्री, ये राइवलरी, यानी कि जो उद्योग में प्रतिद्वंदता है, कंपटीशन है, वो भी फोर्सेस में आता है। और फोर्थ है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का जो डर है, भय है, वो ही भी फोर्सेस में आ जाएगा। और जो न्यू बिगनर्स होते हैं, न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, उनका थ्रेट भी फोर्सेस में आ जाएगा। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, इंडस्ट्री, राइवलरी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ये हमारे कह सकते हैं पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर। अच्छा, FW टेलर सर का फुल नेम क्या है? फेडरिक विंसलो टेलर। टाइम पीरियड क्या था इनका? FW टेलर का 1856 से 1915 तक, 1856 से 1950 तक, 15 तक, क्या? और इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया? ये मिडवेल स्टील कंपनी में और बिथलेहम स्टील कंपनी में। बुक कब पब्लिश हुई? ये क्वेश्चन भी अभी एस्टेट में भी किया था, पूछा गया था कि ये वाली बुक किसने की थी और कौन से ईयर में की थी, इनकी बुक का नाम दे दिया था। तो शॉप मैनेजमेंट है 1903 में, और ये वाली पूछी गई थी शायद प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक नाम सुनते ही पता हो जाना चाहिए कि FW टेलर सर ने दी है। कब दी? 1911 में दी। शॉप मैनेजमेंट 1903 में, और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, ये 1911 में इन्होंने दी। अच्छा, इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी। डेफिनेशन क्या थी? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग। ये मैनेजमेंट क्या है? ये जानने की कला है कि व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करवाना चाहते हैं, देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, वो सबसे अच्छे और सबसे सस्ते तरीके से करें। तो ये डेफिनेशन भी टेलर सर की है। उसके बाद फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये कौन है? हेनरी फ्यूल सर। फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी आ सकता है, ये भी हेनरी फ्यूल सर, और इनका टाइम पीरियड है 1841 से 1925 तक। टेलर का जो है वो 1856 से 1915 तक है, ठीक है, ये याद रखना है दोनों टाइम पीरियड।
नेक्स्ट है बुक पब्लिश का, इनकी बुक जो पब्लिश हुई उसका क्या नाम था, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल, ये कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया कि हेनरी फ्योल ने कौन सी बुक, हेनरी फ्योल की कौन सी बुक थी जो पब्लिश हुई थी, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अच्छा, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कौन से होते हैं हमारे, रिक्रूटमेंट यानी कि जो भर्ती है उसके कौन से सोर्सेज होते हैं। ये फॉर्मल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, यानी कि फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जो पहले के कर्मचारी होते हैं उन्हें भी दोबारा रख लिया जाता है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिक्रूटमेंट भी होती है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी रिक्रूटमेंट होती है। तो फॉर्मर एम्प्लॉयज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस, ये कॉलेज कैंपस वगैरह भी इसी में आ जाएगा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ये प्रीवियस एग्जाम्स में। चेंज इन क्यू अपन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी बाय चेंज इन पी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये वाला जो सारा मल्टीप्लाई में उठा के इसके नीचे रख देंगे, चेंज इन क्यू बाय क्यू एंड सब डिवाइडेड बाय चेंज इन पी बाय पी। नेक्स्ट है मार्केट सब डिवाइडेड, मार्केट को सब डिवाइड करते ही सेगमेंटेशन माइंड में आ जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, मार्केट सेगमेंटेशन भी कई तरह से होता है, आएगा वो क्वेश्चंस भी आगे। नेक्स्ट है नेगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, श्रम अनुबंध के जो समझौते होते हैं ना उसकी बातचीत किस किस के बीच में होती है, बाय यूनियन एंड मैनेजमेंट, यूनियन के बीच में यानी कि जो हमारी ये है लेबर यूनियन और मैनेजमेंट, जो इन दोनों के बीच में जो श्रम अनुबंध के समझौते होते हैं, भाई किसी लेबर की जो मजदूरी है वो कितनी होनी चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी होते हैं। दोनों जन मिलके, यूनियन भी और मैनेजमेंट, इन दोनों ग्रुप जो है वो मिलके जब समझौते के ऊपर बातचीत करते हैं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट मोटिवेशनल थ्योरीज आ गई हैं सारी। बी.एफ. स्किनर ने दी रेनफोर्समेंट थ्योरी, बी.एफ. स्किनर रेनफोर्समेंट थ्योरी, मैकडीलैंड ने 3 नीड थ्योरी, ब्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और एल्डरफर ने ERG थ्योरी। नेक्स्ट है सीडो, पीछे हमने सिड भी किया था, अब है सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्मॉल इंडस्ट्री है ना उनके डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई वो ये कब स्थापित की गई, 1954 में। तो सीडो और सिडबी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उन दोनों को अलग अलग से ही याद रखना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीडो 1954 और सीडो का फुल नेम क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार तो जो मेरे पास पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, नाफ्टा, नाफ्टा ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, त्रिपक्षीय समझौता। 3 पक्ष कौन से होते हैं इस नाफ्टा के, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, CMU से आप इसको याद रखते हैं, CMU, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट है व्हेन वी आर जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच ही और शी बिलोंग्स, यानी कि जब हम किसी को जज करते हैं किस बिहाफ पे कि वो जिस ग्रुप से जुड़ा हो ना उस ग्रुप के बारे में हमारी जो अवधारणा है, जो धारणा है उससे रिलेट करके जब हम किसी को जज करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। वी आर यूजिंग द शॉर्ट कट कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िबद्धता, रूढ़िबद्धता। जब हम किसी को जज करते हैं वो जिस ग्रुप से जुड़ा है उस ग्रुप के बिहाफ पे, तो ये स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर्ड बाय, लीवरेज का क्वेश्चन तो प्रीवियस स्क्रीनिंग में भी आया था, तो EBIT डिवाइड बाय EBT, अब ध्यान नहीं है कि कौन सा था, वो पेपर एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा। फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, तीनों के फॉर्मूले आने चाहिए। और इसके ऊपर तो सोच रही हूँ अलग से एक वीडियो भी करूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जो है वो एक आ ही जाता है, किस तरह से फॉर्मूला बनेगा और कैसे कैसे इसको निकाल सकते हैं। EBIT डिवाइड बाय EBT, फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा ये। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, अनौपचारिक संदेश वाहन जो होता है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, तो उसकी क्या क्या कमियाँ होती हैं, अफवाहें बहुत उड़ती है उसमें। र्यूमर्स होता है, इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता होती है, पूरी बात तो होती नहीं। अनचेंजिंग इंटरप्रिटेशन, आगे बढ़ता जाएगा अपने अर्थ को खोता चला जाएगा। तो र्यूमर्स होता है, इनएडिक्वेसी होती है, चेंजिंग इंटरप्रिटेशंस। नेक्स्ट है विच वन इज कॉल्ड ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMF और IBRD दोनों क्या है, ब्रिटेन वुड्स के ट्विंस हैं, इन्हें ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। एंड फुल फॉर्म ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ फर्म इन एन इंडस्ट्री फॉलोइंग द सेम एंड सिमिलर स्ट्रैटेजीज आर कॉल्ड। ये जो क्वेश्चन था स्टेट का, इसमें 4 तरह की स्ट्रैटेजी बताई गई थी। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही लिखी है आंसर में, आप चारों देखनी है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए। ए ग्रुप ऑफ फर्म इन एन इंडस्ट्री फॉलोइंग द सेम एंड सिमिलर स्ट्रैटेजी, यानी कि एक इंडस्ट्री की जो फर्म है उनका एक ऐसा ग्रुप है जो कि सेम एक जैसी ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, वो स्ट्रैटेजिक ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट है मैनेजरियल ग्रिड किसने डेवलप करी? ब्लैक एंड मोर्टन ने करी थी 1964 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना अगर वो ज़्यादा ही अंदर से पूछना चाहे। मैनेजरियल ग्रिड जो डेवलप करी थी ब्लैक एंड मोर्टन ने कौन सी ईयर में की थी? 1964 में। तो ब्लैक एंड मोर्टन ने क्या डेवलप किया था? मैनेजरियल ग्रिड डेवलप किया था। मैनेजरियल ग्रिड थी क्या? देखा होगा आपने भी क्वेश्चन, ये आता है पेपर में। एक्स एक्सिस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को लिया जाता है, ओ वाई पे कंसर्न फॉर पीपल को लिया जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि मैनेजरियल ग्रिड जो ब्लैक एंड मोर्टन ने 1964 में दी थी, उसमें वो वाला पॉइंट कौन सा है जिसमें प्रोडक्शन के लिए कंसर्न ज़्यादा है और पीपल के लिए कम है? तो 9.1 हो जाएगा। अगर कंसर्न फॉर पीपल ज़्यादा है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कम है तो 1.9 हो जाएगा। दोनों के लिए ही कंसर्न कम है तो 1.1, और दोनों के लिए ही ज़्यादा है तो 9.9, और दोनों के लिए ही एवरेज है तो 5.5। ये वाले दो जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में कि प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कंसर्न है और पीपल के लिए कम, तो 9.19। पहले एक्स एक्सिस का डाटा लिया जाएगा, पॉइंट लिया जाएगा, और एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन को लिया गया है, वाई एक्सिस पे पीपल को, तो पीपल वाला बाद में। नेक्स्ट है नीट। नीट से क्वेश्चन आया। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। अब क्वेश्चन क्या था कि नीट सिस्टम जो है यानी कि नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का जो सिस्टम है वो कौन से इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से रिलेट करता है? तो यह आ जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगला है एंस ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन। इसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी को बताया गया है कि मार्केट में ये डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो होती है मार्केटिंग से रिलेट करता है क्वेश्चन कि स्ट्रैटेजी कौन सी हो सकती है जब एग्जिटिंग प्रोडक्ट हो और एग्जिटिंग ही मार्केट हो, यानी कि प्रोडक्ट भी पुराना है मार्केट में और मार्केट भी पुरानी है, तो ये मार्केट पेनिट्रेशन की सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे कहाँ पर जल होते हैं जब प्रोडक्ट तो नया है और मार्केट एग्जिटिंग है, यानी कि जो पहले से ही मार्केट है उसके अंदर एक नया प्रोडक्ट उतारा जाए तो ये प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था अभी क्वेश्चन नीचे लिखा भी गया है, देखें कौन सा क्वेश्चन है इन चारों में से। फिर नेक्स्ट है कि भाई मार्केट नई है और प्रोडक्ट पुराना है। ठीक है, ये पहले मान लो एक स्टेट में बिकता था, दूसरे स्टेट में अगर वो उतार दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट बड़ी है तो मार्केट की डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। और अगर नया प्रोडक्ट है और नई मार्केट है तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। ये विविधीकरण हो जाएगा, ये विभेदन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, ये मार्केट की डेवलपमेंट। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, ये क्वेश्चन है कि व्हेन ए कंपनी ऑफर न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिटिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट एग्जिटिंग मार्केट, तो कौन सा हो जाएगा? प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है। न्यू प्रोडक्ट आ जाए तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और न्यू मार्केट आ जाए तो मार्केट की डेवलपमेंट, और दोनों ही चीज़ें पुरानी है तो मार्केट पेनिट्रेशन, दोनों ही चीज़ें नहीं है तो डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट। कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियोस देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब करने में यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगती। अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाए चैनल को। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट। कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमारे सिलेबस में है। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है? देखिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में। अब कॉस्ट अकाउंटिंग है तो कॉस्ट के बारे में तो बताएगा। सेकंड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे भी कॉस्ट आ गया। ठीक है, जो माल बिका उसकी कॉस्ट के बारे में बताएगा। तीसरा इन्वेंट्री वैल्यूज़, और इन्वेंट्री वैल्यूज़ के तो कितने सारे ये यहाँ पे मेथड्स बताए गए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कि हमने किए भी थे, और ये शायद दिसंबर 21 वाले पेपर में आया भी था कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का कौन सा मेथड नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट इफेक्ट कंज्यूमर बाइंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न इज। देखो, खर्चे करेंगे, क्या है? पैसे का खर्चा करेंगे तो ये पैसे से रिलेट करता है एनवायरनमेंट, कौन सा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसे फैक्टर दैट इफेक्ट कंज्यूमर बाइंग पावर, कंज्यूमर की बाइंग पावर का और उसके स्पेंडिंग पैटर्न को जो दिखा रहे हैं वो कौन से थे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है ओलिगोपोली मॉडल इन विच द बिजनेसमैन एज्यूम्स दैट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का टॉपिक। यहाँ पे भी जब ये क्वेश्चन हुआ था तो 4 मॉडल, चारों के बारे में अलग अलग से बताया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है कुर्नो का ओलिगोपोली मॉडल। इसमें क्या होता है
कि ये मान लिया जाता है कि जो कॉम्पिटिटर का आउटपुट है ना वो तो फिक्स है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जब अपने प्रोड्यूस की कीमत को निर्धारित किया जाए तो वो हो जाएगा कुर्नो ओलिगोपोली मॉडल। ओलिगोपोली मॉडल इन विच द बिजनेसमैन एज्यूम्स दैट द कॉम्पिटिटर्स आउटपुट आर फिक्स एंड साइमल्टेनियसली डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए, ये कुर्नो ओलिगोपोली मॉडल आ जाएगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि जो उधार में बिक्री होती है, जो उधार में बिक्री की जो नीति होती है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। टर्म ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, बिक्री की शर्तें उसके अंदर होती हैं, क्रेडिट का एनालिसिस होता है, क्रेडिट में एनालिसिस किया जाता है कि जो हमारे जो उधार खरीद रहे हैं वो कितने दिन में पेमेंट कर पा रहे हैं, और भी कई तरह का एनालिसिस होता है, यानी कि कौन ज़्यादा उधारी कर रहा है, बड़ी अमाउंट की उधार ज़्यादा हो रही है, छोटी अमाउंट की ज़्यादा उधार हो रही है, और फिर कलेक्शन पॉलिसी के उनसे जो कलेक्शन किया जा रहा है उसके लिए कौन से पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है। तो ये सारा क्या आ जाएगा, क्रेडिट पॉलिसी के कंपोनेंट है। मार्जिनल रेट था इसका शायद चौथा ऑप्शन कि कौन सा क्रेडिट पॉलिसी का कंपोनेंट नहीं है, तो मार्जिनल रेट नहीं है। द सिस्टमैटिक कलेक्शन इवैल्यूएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस। देखिए किसी भी जॉब के बारे में फुल टू एनालिसिस करना, कि जितनी भी सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना, फिर उसको इवैल्यूएट करना, तो सिस्टमैटिक कलेक्शन करना है, फिर इवैल्यूएशन करना एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, किसी भी जॉब के बारे में जॉब एनालिसिस आ जाएगा। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ पावर डिपेंड ऑन फियर थ्रेट एंड पनिशमेंट इज कर्सिव पावर होती है, ये हमारी उत्पीड़क शक्ति, ठीक है। कर्सिव पावर क्या होता है, हमारा उत्पीड़क शक्ति, जो कि फियर थ्रेट और पनिशमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, कर्सिव पावर। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल पावर है, यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे जो ये पावर होती हैं ये हमारी 5 तरह की होती हैं। इसमें जो पावर है उसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फॉर्मल पावर और पर्सनल पावर। फॉर्मल पावर 3 तरह से होती है। लेगिटिमेट पावर जो पोजीशन की पावर है, जैसे जो सीईओ की पावर है वो अलग होती है, उससे नीचे मैनेजर की अलग होती है, अकाउंटेंट की अलग होती है। ये लेगिटिमेट पावर क्या होती है, पोजीशन की पावर। फॉर्मल पावर होती है, फॉर्मेलिटी वाली होती है। सेकंड है रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है, बोनस प्रमोशन इनके ऊपर। और कर्सिव पावर डिपेंड ऑन फियर थ्रेट एंड पनिशमेंट के ऊपर। उत्पीड़क शक्ति, बेशक से उत्पीड़न किया जा रहा है लेकिन प्लस पॉइंट के लिए होता है। जैसे सेल्समैन उसको एक टारगेट बता दिया कि आपको इतना सेल करना ही करना है। नेक्स्ट है पर्सनल पावर। पर्सनल पावर में 2 तरह की, एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर कहाँ से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है। जितना काम करेंगे उतना ही एक्सपीरियंस मिलेगा, उतने ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो पर्सनल पावर या एक्सपर्ट पावर होती है, हर बंदे की अलग अलग होती है। रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड। कोई एम्प्लॉई, कोई बंदा, मतलब कितनों के द्वारा उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है और कितने लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं, ये उसकी होती है रेफरेंट पावर। और ये भी हर एक की अलग अलग होती है, हर सभी की रेफरेंट पावर एक जैसी नहीं होती, किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है। तो पर्सनल पावर 2 आ जाएंगी, एक्सपर्ट पावर और रेफरेंट पावर। और फॉर्मल पावर में 3 आ जाएगी, लेगिटिमेट पावर, रिवार्ड पावर एंड कर्सिव पावर। अब क्वेश्चन भी यही था कि सोर्स ऑफ पावर डिपेंड ऑन फियर, तो ये सोर्स ऑफ पावर आ जाएंगे, ये डिपेंड ऑन फियर थ्रेट एंड पनिशमेंट, ये आ जाएगा हमारा कर्सिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग बताया गया है, पूछा गया क्या है ये, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, लोगों को बताना कि क्या करना है, एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, वो अपनी योग्यता के अनुसार उसे अच्छे से करे, तो डायरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ए फर्म कैन अचीव विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरह की बाहर से पैसा नहीं जुटा रही है कंपनी, अंदर से ही। डैश इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट, ठीक है। ये वो वाली ग्रोथ रेट है जो फर्म अचीव करती है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बाहर से पैसा जुटाए बिना, जिसको कंपनी अचीव करती है। वो ग्रोथ रेट कौन सी होती है, इंटरनल ग्रोथ रेट होती है। इंटरनल ग्रोथ रेट इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ए फर्म कैन अचीव विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑफ एनी काइंड। नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर्स दैट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अनाधिकृत कार्यों का सिद्धांत ये क्या है, एनी एक्ट कंट्रारी और इन एक्सिस ऑफ द स्कोप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की गतिविधि के दायरे के विपरीत या उससे अधिक जो भी काम किया जाएगा, कि कंपनी की जो बाउंडेशन है, कंपनी ने जो बाउंडेशन डिसाइड कर लिया है, उससे बाहर जाके जो भी काम किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, विल बी नल एंड वॉइड, शून्य होगा, अमान्य होगा, एंड नॉट बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऊपर बाध्य नहीं होगा। ये क्या बताता है, अनाधिकृत कार्यों का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये हमें बताता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट विद एन इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिटर इज रेफर टू एज। देखिए लागत जो आई है उससे भी कम पे कंपनी जब बेच रही है और उसका इंटेंशन क्या है कंपनी का,
टू डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिटर, अपने प्रतियोगी का नाश करना, उसे बिल्कुल तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना, ये क्या कहलाता है? प्रीडेटरी प्राइसिंग। हिंदी अगर देखें तो संहारात्मक मूल्य निर्धारण। कई बार क्या होता है हिंदी में भी ये इंग्लिश वाले ही लिख के देते हैं प्रीडेटरी, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग, क्योंकि अगर हिंदी दे दी तो यहाँ से तो साफ पता लग रहा है संहारात्मक, संहार करना, डिस्ट्रॉय करना। लेकिन अगर ऐसे हिंदी ना दें तो फिर वहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये जो इंग्लिश नेम है उसी के साथ ही जाना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट विद एन इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिटर, ये क्या हो जाएगा? प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग। नेक्स्ट है द इंडिविजुअल हु रिपोर्ट अनएथिकल प्रैक्टिस बाय देयर एम्प्लॉयर्स टू आउटसाइडर्स, यानी कि एम्प्लॉयर की जो अनैतिक व्यवहार है, जो अनैतिक कार्य है, उसके बारे में बाहर वालों को बता देना, ये क्या होते हैं? विसल ब्लोअर, यानी कि मुखबिर। हिंदी में नहीं बोलते हैं, मुखबिर। ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चंस। मिलेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।